पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके क्या क्या काम होते हैं? कुरुक्षेत्र का क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है? ये जो नदी जोड़ो परियोजना है, यस सर। ये इसके कोई नुकसान भी होंगे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं? ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? आज गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए बिना नाम बताए। सर मैंने अपना 10th 12th अपना होम डिस्ट्रिक्ट से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी कुरुक्षेत्र से किया है और मैं 2018 से ओएनजीसी में एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहा हूँ। इतनी बढ़िया जगह पे आप ऑलरेडी पोस्टेड हैं, तो यहाँ से आप सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं? जी सर। सर सिविल सेवा में आने के में 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का वो है, जो डिफरेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का वो है, वो एक डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। दूसरा सर ये है कि मैं वहाँ पे काम तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर एक मैं डायरेक्ट पब्लिक के साथ काम करता हूँ, तो अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे कि पब्लिक का मैं कुछ भला कर सकूँ या डेवलपमेंट में कुछ योगदान दे सकूँ, तो वो जो उनके चेहरे पे स्माइल दिखता है तो वो एक जॉब सेटिस्फेक्शन स्पेशल मिलता है, तो वो एक फील है। ठीक है। एनआईटी कुरुक्षेत्र से आप अपना इंजीनियरिंग किया ना? जी सर। कुरुक्षेत्र का क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है? जी सर। कुरुक्षेत्र में सर महाभारत का वॉर हुआ था और श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहाँ पे गीता के उपदेश भी कुरुक्षेत्र में दिए थे सर। धार्मिक महत्व क्या है कुरुक्षेत्र का? जी सर, कुरुक्षेत्र में अभी गीता का उपदेश स्थल है, ज्योतिषर तीर्थ उसको बोला जाता है। ये जो कृष्ण टूरिज्म सर्किट है उसका भी पार्ट है कुरुक्षेत्र। इसके अलावा वहाँ पे ब्रह्म सरोवर और सन्निध सरोवर नाम के भी 2 सरोवर है जो महाभारत के स्टोरी से भी लिंक है। ठीक है। ऐसे और कौन कौन से भारत में महत्वपूर्ण युद्ध स्थलियां हैं जहाँ पर बहुत फेमस युद्ध हुए? जैसे महाभारत के युद्ध आपने बताया कुरुक्षेत्र, और कौन कौन से फेमस युद्ध? जी सर, पानीपत का युद्ध, पानीपत एक फेमस जगह है। तराइन में कुछ युद्ध हुए हैं। इसके अलावा सर मिडाइवल टाइम में खानवा में युद्ध हुए थे कुछ। जयपुर के पास तुंगा में भी कुछ युद्ध, तुंगा का भी युद्ध काफी फेमस है। एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जी सर, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? हल्दी घाटी का कोई महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। कौन जीता ये युद्ध? सर इस युद्ध के बारे में डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिफरेंट मत है, लेकिन आम धारणा ये है कि ये युद्ध लगभग बराबरी पे रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में ज्यादा हावी रही थी, महाराणा प्रताप की सेना। ठीक है। ओएनजीसी में आप काम कर रहे हैं, तो अभी क्या काम है ओएनजीसी का? क्या जो है इधर प्रोफाइल रहता है आपका? जी सर, मैं अभी सर कोजनरेशन प्लांट में शिफ्ट इंचार्ज काम कर रहा हूँ। कोजनरेशन प्लांट में गैस टरबाइन के थ्रू हम बिजली जनरेट करते हैं और जो एग्जॉस्ट हीट होती है उसको हम बॉयलर में स्टीम जनरेट करते हैं सर। भारत में कहाँ कहाँ से जो है नेचुरल गैस मिल रही है हमें? भारत में सर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस आज भी वेस्टर्न ऑफशोर जो रीजन है, जिसमें बॉम्बे हाई, B&S जैसे एसेट आते हैं, वहाँ से सबसे ज्यादा नेचुरल गैस मिलती है। इसके अलावा अभी केजी बेसिन में कुछ गैसेज के फील्ड मिले हैं, वहाँ से गैस निकल रही है। एवं राजस्थान से भी कुछ गैस निकलती है सर। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो मेजर कहाँ से कर रहे हैं? इस सर सबसे ज्यादा गैस हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं और रशिया से और यूएस से भी हम कुछ कुछ LNG इंपोर्ट करते हैं सर। अभी जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है, इससे हमारे यहाँ ऑयल इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? जी सर, रिसेंटली कुछ दिनों में देखा गया था कि जब तक ये वॉर चल रहा था तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया क्योंकि अपना लगभग 90% ऑयल इंपोर्ट करता है, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ेगा, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकती है। तो इसका क्या सब्स्टिट्यूट, हम कैसे हमारी पेट्रोलियम पर जो डिपेंडेंसी उसको कम कर सकते हैं? जी सर, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम 2-3 चीजें कर रहे हैं। पहला तो सर हम कि मिडिल ईस्ट से हम पेट्रोल ना खरीद के हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हमारे सोर्स। एक तो ये हम जो इमीडिएट मेजर जो इंडिया ने लिया है उसमें रशिया और यूएस से हमने हमारा इंपोर्ट बढ़ाया है। दूसरे हम इंडिया में हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम कई तरीके से काम कर रहे हैं। पहला तो सर जो हमारा एक्सप्लोर्ड एरिया है वो अभी तक लगभग हमारा जो टोटल जो सेडिमेंट्री बेसिस था उसका लगभग 8 से 10% था, उसको गवर्नमेंट अभी 20% तक लेके जाने की बात कर रही है। तो उस पर हम एक्सप्लोरेशन ज्यादा किया जा रहा है। एक्सप्लोरेशन ज्यादा होगा तो नए फील्ड लगेंगे और ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए अभी ओएनजीसी ने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस बार वेल ड्रिल करे हैं, सबसे ज्यादा अपनी पूरी इंडिया की हिस्ट्री में। इसके अलावा सर हम नया जो बेसिन है वो खोज रहे हैं। जैसे अंडमान में हमें कुछ नए फील्ड मिल रहे हैं, केजी बेसिन में हमें कुछ वेल मिल रहे हैं, बंगाल में भी कुछ प्रोडक्शन अभी चालू हुआ है। इसके अलावा सर जो हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भी इंडिया एक्सटेंड करने के लिए हमने अंक्लोज में उसमें वो लगाया है सर, यूनाइटेड नेशंस में हमने उसमें एप्लीकेशन दिया। तो अगर हमारा सेडिमेंट्री बेसिन बढ़ेगा ऑफशोर का तो उसमें से भी हमको पेट्रोलियम का ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। राजस्थान में कुछ बांध बताओ ना। राजस्थान में सर अभी इसमें ईसरदा और नवनेरा बांध पे काम चल रहा है और गलवा बांध पे।
अच्छा, ठीक है। कुछ विशिष्ट सिंचाई परियोजनाएं हैं? जी सर, अभी राजस्थान में सर मॉडिफाइड पीकेसी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो रामजल सेतु भी जिसका नाम है, वो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इसके अलावा पुरानी इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट है सर। नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ये जो नदी जोड़ो परियोजना है, यस सर। ये इसके कोई नुकसान भी होंगे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं? सर इसके कुछ नुकसान ये हो सकते हैं। एक तो कि हम इसका नेचुरल फ्लो है जो रिवर का उसको वो कर रहे हैं, तो इससे कुछ जैसे कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो हो सकता है। और जो रिवर का सर जो एक नेचुरल फ्लो होता है, तो अगर हम डैम बनाएंगे तो उसमें जो सेडिमेंट है वो एक इकट्ठे हो सकते हैं उसमें, तो ये कुछ उसके इकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं सर। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट भी हमें करना पड़ेगा सर। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके क्या क्या काम होते हैं? सर पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं उनके थ्रू वो अपना सत्ता पे काबिज होना उनका एक मेन होता है, जिसका मोटिव है। जी सर। ठीक है, इसके फेवर में वो क्या क्या काम करते हैं? सर पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट चुनाव में उतारती हैं, उनके लिए कैंपेनिंग करती हैं वो। एवं नॉर्मली भी जब वो अपोजिशन में होती हैं तो जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको गवर्नमेंट को अवेयरनेस करती हैं, मुद्दे होते हैं उनको उठाती हैं, जो गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर डालती हैं। एज ए प्रेशर ग्रुप भी वो काम करती हैं, जो गवर्नमेंट के मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे आजादी का जो आंदोलन था उसमें कांग्रेस के अलावा भी क्या कुछ पार्टीज काम कर रही थी? सर उसमें कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी की तरह काम कर रही थी। इसके अलावा भी कई पार्टियां थी, जैसे सर मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी, वो भी आजादी में उनका भी कुछ योगदान है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उस समय एक पार्टी था। सॉरी सर, और पार्टी में याद नहीं कर पा रहा हूं। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं? सर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा से 2/3 बहुमत है राज्यसभा का, उससे हमें मोशन पास करवाना पड़ता है और वो मोशन लोकसभा में जाता है और लोकसभा भी उसको पास कर देती है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसमें लोकसभा की एग्री होने की बात है, तो क्या साधारण बहुमत है या लोकसभा में विशेष बहुमत? लोकसभा का साधारण बहुमत है सर, मुझे अच्छा, ठीक है। अभी हमारे स्पीकर कौन? लोकसभा स्पीकर हाँ। जी सर, श्री ओम बिरला। ओम बिरला जी कहाँ से निर्वाचित हो? सर कोटा से। आप बताइए, लखपति दीदी योजना जो है उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनको पर ईयर 1 लाख रुपए का वो इनकम जनरेट कर रखे हैं, इसलिए लखपति योजना आई है। इसके अंतर्गत बहुत सारी योजना है, जैसे कि नमो ड्रोन दीदी योजना, सोलर दीदी योजना, ऐसी स्कीम्स आई हैं। तो जिससे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गवर्नमेंट उनको पैसे देगी और वो कुछ अपना छोटा मोटा जो रोजगार है उसको कर सकती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का हुआ है, सर्विस सेक्टर के कुछ रोजगार कर सकती हैं, जैसे केटरिंग का काम वो कर सकती हैं, या सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का, ऐसा कोई काम कर सकती हैं, तो जिससे कि उनका इनकम जनरेट हो सके। ठीक है सर। कई बार हम देखते हैं कि गाड़ियां जो चलती हैं वो सीएनजी से चलती हैं, यस सर। लेकिन कुछ लोग अपने कम खर्च के चक्कर में या अन्य जो एलपीजी सिलेंडर है वो लगा के भी गाड़ियां चलाते हैं। क्या एलपीजी से गाड़ियां चलाने में कोई खतरा होता है क्या? जी सर, जो एक तो जो इंजन है वो एलपीजी के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी चलता तो है। जी सर, चलता तो है। उसका खतरा ये है कि सर एलएनजी जो एलपीजी है वो ज्यादा डेंजरस गैस है कंपेयर टू सीएनजी, क्योंकि सर एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, वो भारी गैसें होती है, और जो नेचुरल गैस होती है उसमें सीएनजी होती है। तो अगर सीएनजी एटमॉस्फेयर में उसका लीक होता है तो सीएनजी जनरली हवा में मिक्स हो जाती है, लेकिन जो एलपीजी होता है वो भारी होता है, वो बैठी रहती है गैस, और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है, तो वो अचानक से बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है। अनसेफ प्रैक्टिस है इसको एलपीजी को यूज करना सर। एलपीजी को यूज करना अनसेफ प्रैक्टिस है जी सर, कार में बिना सर्टिफिकेशन के। तो एलपीजी जब हम घरों में काम में लेते हैं, लीकेज होती है तो उसमें बैड स्मेल आती है। यस सर। वो किसकी वजह से आती है? सर उसमें जो एलपीजी होती है उसकी कोई खुद की स्मेल नहीं होती है, लेकिन उसमें हम डोजिंग करते हैं सेफ्टी के हिसाब से, उसमें नॉर्मली मरकप्टन का डोजिंग किया जाता है सर, इस वजह से बैड स्मेल आती है। यस सर। अच्छा, अभी ये जो आपने बात की सर से कि महारत्ना कंपनी है, ऐसी कितनी महारत्ना कंपनियां और है? सर इंडिया में अभी 13 महारत्ना कंपनी है। अच्छा, महारत्ना का दर्जा कब मिलता है? जी सर, कोई भी कंपनी सर जो नवरत्ना कंपनी होती है उसको 3 साल तक उसका 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, और सर 1-2 क्राइटेरिया है, मैं याद नहीं कर पाऊँ, तो 2-3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल करती है तो कंपनी को महारत्ना का दर्जा मिल जाता है। और मिनी रत्ना में क्या होता है? सर भारत सरकार ने कंपनियों को कुछ क्लासिफिकेशन करी है, उसमें महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना में भी उसकी 2 कैटेगरी होती है सर, मिनी रत्ना ए एंड मिनी रत्ना बी। तो जो कंपनियां हैं जो पिछले 3 साल में जिन्होंने कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया है एवं वो लॉस मेकिंग नहीं है, तो वो कंपनियां मिनी रत्ना बी कंपनी बनती हैं। और कोई मिनी रत्ना बी कंपनी अगर 3 साल तक प्रॉफिट जनरेट करती है 30 करोड़ का,
तो उसको मिनी रत्ना एक कंपनी में प्रमोट किया जाता है। अगर कुछ मिनी रत्ना कंपनी जब वो फिर अच्छा परफॉर्म करती है तो उनको नवरत्ना में अपग्रेड किया जाता है और नवरत्ना से महारत्ना में अपग्रेड किया जाता है। वेरी गुड। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? सर ओएनजीसी 1956 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक डिवीजन के रूप में स्टार्ट किया था ओएनजीसी ने 1955 में, सर सॉरी, 1956 में उसको ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट में कन्वर्ट किया एंड उसी साल उसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में के रूप में उसको स्थापित किया। 1971 में 1973 में सर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन उसको एज ए कंपनी बनाया एंड 1993 में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में ओएनजीसी का कुछ जो पब्लिक लिस्टिंग किया गया सर ओएनजीसी का। अच्छा, आपके हिसाब से कंपैशन क्या होता है? करुणा? करुणा का भाव सर किसी दूसरे आदमी के जो दर्द को देख के या दूसरे आदमी पर की स्थिति को देख के, उसकी स्थिति को देख के मन में दया का भाव आने को कंपैशन बोलते हैं सर। दया का भाव आने को कंपैशन या करुणा बोलते हैं। जी सर। एम्पैथी किसको कहते हैं? परानुभूति? जी सर। एम्पैथी सर दूसरे व्यक्ति के दर्द को अपने दर्द के जैसे महसूस करने को एम्पैथी बोला जाता है सर। तो ये तो दोनों लगभग करुणा जैसी बात नहीं होगी? जी सर। करुणा का सर की एम्पैथी का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई आदमी, मुझे सर कोई बीमार हुआ हूं, मैं किसी समय मुझे मलेरिया या डेंगू हुआ है तो मुझे जो दर्द है डेंगू का मैं समझ पा रहा हूं। अगर मैं कुछ टाइम बाद एक डेंगू का दूसरे मरीज को देखूंगा तो मैं उसके साथ एम्पैथेटिक हो सकूंगा क्योंकि मैंने वो दर्द झेला है खुद ने, तो मैं उसके जैसा फील कर सकता हूँ कि उसको कैसा दर्द हो रहा है। तो ये एम्पैथी है। लेकिन सर मैंने, अगर मुझे कभी डेंगू नहीं हुआ, मैंने उसका दर्द देखा नहीं, तो मैं उसके प्रति सिर्फ करुणा ही दिखा सकता हूँ कि इसकी स्थिति दयनीय है, तो मुझे उसके ऊपर दया आएगी सिर्फ। तो सहानुभूति क्या होती है? सिंपैथी? जी सर, मैंने अभी बोला वो सिंपैथी ही। तो फिर करुणा क्या हुई? सॉरी सर, मैं इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर। सर को इंट्रोडक्शन में आप बता रहे थे कि दूसरों का काम करके आपके चेहरे पे उनकी जो स्माइल देख के आपको जो खुशी मिलती है, क्या वो करुणा है? जी सर, करुणा। आपने कभी ऐसा कोई एक्ट किया है जीवन में मतलब जिससे कि आपको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिला हो, इस तरीके का कोई? जी सर। सर मैं अपने कॉलेज में, मैं एक सोसाइटी थी रू नाम से, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का सोसाइटी था, उसका मैं पार्ट रहा था। वो सोसाइटी सर अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, उनके लिए हम उनकी पढ़ाई का जो है ऑर्गेनाइज करवाते थे, क्लासेज ऑर्गेनाइज करवाते थे, हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाते थे। इसके अलावा हम कुछ ऐसे मिशंस रखते थे जैसे कि कॉलेज के सभी बच्चों से जो कपड़े हैं, जो वेस्ट कपड़े हैं, उनको इकट्ठा करके गरीबों में डोनेट करना या कुछ डोनेट करना, उनको फूड वगैरह, वो सब हम काम करते थे। तो वो मैंने वहाँ पे काम किया सर। एक जो मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग तरह से क्लासिफाइड होते हैं। जी सर। मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स जो है, इलीगल माइनिंग के भी आप बात कर रहे थे। ये मेजर मिनरल्स क्या होते हैं? सर मेजर मिनरल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको क्लासिफाई कर रखा है मेजर और माइनर मिनरल्स में। जो मेजर मिनरल्स है जिनसे कि मैं सॉरी सर क्राइटेरिया तो भी वो नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें हमारा लोहा, तांबा ये आता है शायद, संभवतः जो मिनरल ज्यादा जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है उनको मेजर मिनरल बोला जाता है। राजस्थान में लगभग कितने मिनरल्स मिलते हैं? सर राजस्थान में लगभग 81 मिनरल मिलता है। माइनिंग कितने की होती है? 56 की सर। अच्छा, जिंक और इसमें राजस्थान का क्या स्थान है, मतलब जिंक के प्रोडक्शन में? इस जिंक में सर राजस्थान इंडिया में फर्स्ट नंबर पे सर, लेड और जिंक में। और कौन कौन से मिनरल राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलते हैं? सर राजस्थान में लेड, जिंक, सिल्वर, इसमें कैल्साइट, हमारा लाइमस्टोन, लिग्नाइट, और इसके अलावा जो भी सर जो स्टोन्स हैं जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, कोटा स्टोन एंड सैंड स्टोन, ये सब राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।